हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन। और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं संक्षारण। संक्षारण में जो रासायनिक सिद्धांत होता है, जंग लगने का सिद्धांत होता है, इस पर भी बात करेंगे। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और संक्षारण का किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, जैसे रोधिका रक्षण के माध्यम से, बलिदानी या उत्सर्ग रक्षण से। इस प्रकार का जो मेथड है पूरा कंप्लीट यहाँ पर समझाने वाला हूँ। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे बन जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, संक्षारण किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि संक्षारण के बचाव यानी संक्षारण को रोकने का उपाय, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, या कि जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये भी पूछा जा सकता है। बच्चों ये जो डायग्राम है यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा का पूरा जंग लगने का सिद्धांत है कि ये आपका लोहा है, आयरन है, और इसमें बाह्य वायुमंडल की सहायता से संक्षारण की क्रिया होती है और बाहरी सतह पर एक परत बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों अवांछनीय पदार्थ या संक्षरित पदार्थ। ठीक है, आप लोग यदि संक्षारण की क्रिया नहीं देखे हैं तो गर्मी के दिनों में आप एक लोहा किसी जमीन में फेंक दो, बरसात के बाद उसे देखना तो उसके चारों ओर एक काली पतली परत चढ़ जाती है लोहे पर, तो आपका संक्षारण कहला जाता है। कहीं भी आप ले लेना बच्चों, आप नया कील ले आओ, कील को पानी में डुबा करके 2 दिन के लिए बाहर रख दो, तो वो क्या होता है बच्चों, एक प्रकार से पूरा का पूरा उसके सतह पर काली परत चढ़ जाती है। यानी वायुमंडल और नमी के उपस्थिति में एक क्रिया होती है संक्षारण की क्रिया। जैसे लोहे में जो जंग लगता है, तो लोहा बच्चों आप लोग नमी के उपस्थिति में रख दो, या आप लोग अपने घर में खिड़की देखते होंगे, खिड़की में लोहा लगा है, यदि उसमें आप वार्निश ना लगाओ, पेंट ना लगाओ, या कोई भी रक्षण पदार्थ ना लगाओ, तो ऑलरेडी वो पूरा का पूरा लोहा ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल, यदि आपके पास लोहा है और नमी के उपस्थिति में रख दोगे बच्चों, तो उसके चारों ओर एक पतली परत बन जाएगी, जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, संक्षारण की क्रिया, और उसे संक्षरित पदार्थ या अवांछनीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। और लोहे पे यदि लगा है तो उसे हम जंग के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं बच्चों। ये जो कैंची है, देखिए, इसके यदि शुद्ध पदार्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक भाग दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दिख रहे हो ना, ये वाला भाग, एकदम चिकना भाग, ये आपका शुद्ध है। लेकिन यहाँ पर पूरा जो ब्लैक पट्टी है, ब्लैक पड़ गया है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक पतली परत अवांछनीय पदार्थ इसमें जम चुका है। इसको हम नमी में रख दें तो और ज्यादा क्षरित हो जाता है, एकदम पतली परत बन जाती है, तो ये आपका लोहे में जंग लगने की क्रिया कहला जाती है। तो परिभाषा थोड़ा सा देख लें कि संक्षारण है क्या, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी द्वारा धातुओं के धीमी गति से अवांछित यौगिकों में बदल जाने की प्रक्रिया संक्षारण कहला जाती है। न केवल आपका जो लोहा है उसमें संक्षारण होता है, बल्कि संक्षारण की क्रिया किसी भी धातु में हो सकता है, ये चीज आप समझो। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारा शुद्ध पदार्थ है उसको अशुद्ध में बदलना, यानी उसमें अवांछनीय पदार्थ में रूपांतरित हो जाना, ये जो क्रिया बच्चों संक्षारण कहलाता है। और हमेशा संक्षारण वायुमंडल में विभिन्न गैस और नमी के उपस्थिति में ही होता है। जैसे लोहे में जंग लगना सबसे अच्छा एक उदाहरण है, और उसी के रासायनिक सिद्धांत को हम समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में बच्चों आप लोग पूरा समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको डीप में समझ में नहीं, क्योंकि पूरा लिखा हुआ है, इसको हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा लोहा है, और जैसे इसे नमी में रख देते हैं, बरसात के सीजन में इसे आप रख दोगे ना बच्चों नमी में, तो नमी में जैसे रखोगे तो इसके चारों ओर जो नमी और वातावरण है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, वो एक प्रकार से विलयन का काम करते हैं, और इसी में इलेक्ट्रोड बन जाता है, एनोड और कैथोड बन जाता है, और एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लग जाते हैं। मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया शुरू हो जाती है, और फिर अंत में एक हमारा अवांछनीय यौगिक बन जाता है, जिसे जंग कहते हैं, Fe2O3 × XH2O। ये आपका बच्चों हो जाता है जंग। तो इसको मैं अपने हिसाब से डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। बस आप लोगों से गुजारिश यही रहता है कि वीडियो को अंत तक देखा करें, ताकि आप लोगों का जो डाउट है बच्चों वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, आयरन इन लोहा। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, आप लोग समझते चलिएगा कि बच्चों हम छोटा सा यहाँ पर मान लीजिए एक आयरन का टुकड़ा ले लिए हैं।
लोहे का टुकड़ा ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो आयरन है, यहाँ पर समझाने के लिए इसको कि आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि आयरन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है भैया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो यहाँ पर बच्चों Fe2 पॉजिटिव में बदला, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, तो इसे हम बोल सकते हैं एनोड। यहाँ पे क्या हो गया, एनोड। एनोड का कार्य करने लगा। एनोड किसे कहा जाता है, जहां पर आपका ऑक्सीकरण हो। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए। यदि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बच्चों, वहां पर ऑक्सीकरण हो गया है, और ऑक्सीकरण हो गया मतलब वो आपका एनोड कहला गया, ठीक है। तो हमने एक बच्चों क्या लिया, एक रॉड ले लिया, थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा सा रूप बनाते हैं, और जैसे इसके चारों ओर की बात करें तो पूरा का पूरा आप सबको पता है कि पूरा एयर है बच्चों, पूरा एयर है, मतलब हवा है पूरा, है ना, पूरा का पूरा एयर है पूरा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है थोड़ा समझिएगा, ये एयर और यहाँ पर नमी भी है, पूरा नमी है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ, नमी है, भरपूर नमी है, आपका रस्ट भी है, धूल भी है, ठीक है, रस्ट भी है, विभिन्न प्रकार के गैसें भी हैं, बहुत सारे सब कुछ है। अब सबसे पहले होता क्या है कि जैसे नमी के उपस्थिति में आता है, नमी के संपर्क में आता है, तो आपको मैंने एक चीज समझाया कि यहाँ से कहीं भी किसी भी भाग से आयरन जो होता है बच्चों, मान लीजिए इस भाग से मैं कहता हूं Fe2 पॉजिटिव के रूप में बदलता है, और बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर हम बोलेंगे ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये एनोड का कार्य करने लग गया। किसका कार्य करने लग गया बच्चों, एनोड का कार्य करने लग गया। अब ये जो एनोड का कार्य करता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन भाई दूसरे जगह स्थानांतरित होगा, एक ही जगह तो रह नहीं सकता है, दूसरे जगह में इलेक्ट्रॉन जाता है, और यहां पर आपका बच्चों हम बात करते हैं नमी है, नमी मतलब आपका यहाँ पे पानी है, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे H2O है और ऑक्सीजन भी है बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और OH नेगेटिव आयन बदल दिया। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2, तो 2 कर दो 4 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये प्रक्रम यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, मतलब अपचयन की क्रिया हुई। तो जहां पे अपचयन की क्रिया हो जाती है उसे हम बोल देते हैं कैथोड। देखिए मतलब आपका एक रॉड था और इसी के 2 भाग में एक एनोड का कार्य करने लग गया और यहां पर एक कैथोड का कार्य करने लग गया। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, जहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई वहां पे एनोड, और जहां पर अपचयन की क्रिया हुई वो कैथोड। इस प्रकार सिद्धांत कार्य करता है कि जैसे हम बात करते हैं कि लोहे को नमी की उपस्थिति में रख दिया जाता है तो एक रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। सबसे पहले जो शुद्ध लोहा है वो एनोड के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पे शुद्ध लोहा है, एनोड के रूप में कार्य करता है। और एनोड में क्या करता है कि Fe जो है बच्चों, ये आपका आयरन है, लोहा है, शुद्ध लोहा है, Fe2 पॉजिटिव में बदल जाता है, यानी आपका आयरन जो है 2 पॉजिटिव आयन में बदल जाता है। और ये जो Fe2 पॉजिटिव, इधर आप पूरा भाग को बिलियन कहेंगे, हम बोलते हैं बिलियन, तो ये आपका Fe2 पॉजिटिव भाग बिलियन में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके कैथोड पर चलता है। यानी कैथोड पर क्या होता है, एक प्रकार से जो आपका अशुद्धियां हैं वो कैथोड का कार्य करेंगी। मतलब जैसे ये आपका शुद्ध लोहा है तो एनोड का कार्य करेगा। अब यहाँ पर जमने लगा पदार्थ तो यहाँ पर परत बनने लगे, तो ये आपका जो अशुद्ध लोहा वो कैथोड का काम करने लग जाता है। कैथोड पर आपको बताया ना कि नमी है, मतलब पानी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और OH नेगेटिव आयन में बच्चों बदल जाता है। अब इसके आगे होता क्या है, जो आपका Fe2 पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन ये बना। OH नेगेटिव आयन किस प्रकार से बना, फिर से यहाँ पे समझ लीजिएगा कि भाई H2O तो ऑलरेडी नमी है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 4 OH नेगेटिव आयन बनाया। 4 नहीं पता तो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 4 हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया। ये आपका 4 OH नेगेटिव आयन है। मतलब इस पूरे बिलियन में अब 2 चीज आ गया है, एक OH नेगेटिव आयन और एक Fe2 पॉजिटिव। तो वैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्रिया करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्रिया करेंगे। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्रिया करेंगे बच्चों तो एक हमारा आयरन का यौगिक बनेगा। कौन सा बनेगा, जैसे मैंने कहा कि यहां पर बना आपका बच्चों Fe2 पॉजिटिव, क्या बना Fe2 पॉजिटिव, और OH नेगेटिव आयन आया। OH नेगेटिव आयन कितना आ रहा है इसकी जरूरत नहीं है, अभी यहां पर समझो +2 है तो इसकी संख्या 2 होनी चाहिए, मतलब FeOH का होल ट्वाइस। जितना भी ज्यादा चाहिए आप ले सकते हो, यदि इसकी संख्या बढ़ाओगे बच्चों तो और इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। मतलब Fe2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आपका एक यौगिक बनाया FeOH का होल ट्वाइस।
ये आपका सॉलिड अवस्था में है, ये सतह पर बन रहा बच्चों, ये सतह पर बन रहा है और ये सतह पर बना और ये फिर से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में जंग का निर्माण कर देता है। ये जो हमारा यौगिक बना था, ये यौगिक आपका बना था FeOH का होल ट्वाइस, ये यौगिक बना था, ठीक है। ये बच्चों क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति, जैसे पानी हमने ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया तो आपका बनाता है Fe2O3 इंटू XH2O, यानी पानी की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक। अब बैलेंसिंग कराने के लिए जैसे आपको देखा जाए यहाँ पे तो H2O तो H2 के रूप में चला जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, 2 4, यहाँ पर 3 है, इसको हाफ कर दो और इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर XH2O, वैसे 10 कभी कभी लिखा मिल जाता है लेकिन XH2O यही आपका जंग बन जाता है। यही रासायनिक सिद्धांत है बच्चों, बहुत सिंपल, कुछ और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिएगा जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहा की सतह पर विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है, ऐसे सेल को संक्षारण सेल कहते हैं। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड का कार्य और अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है। नमी जिसमें O2 और CO2 विलेय है विद्युत अपघट्ट का कार्य करते हैं। मतलब इसके ऊपर जो भी आपका नमी है, मतलब पानी है, नमी में क्या क्या हो सकता है, पानी हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन हो सकता है, CO2 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, पूरा गैस, पूरा का पूरा विलयन का कार्य करता है और एक विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। सबसे पहले एनोड पर क्रिया होती है बच्चों, जो आयरन है Fe2 पॉजिटिव आयन में मिलता है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि Fe जो है Fe2 पॉजिटिव में, ये विलयन में चला गया और इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैथोड पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं के द्वारा संयोग कर OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, शुद्ध के पास आया, तो नमी है, ऑक्सीजन है और OH नेगेटिव आयन बना दिया बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल के अणु के साथ OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, वही चीज सेम सेम लिखा है। एनोड पर बने Fe2 पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन से क्रिया करके FeOH का होल ट्वाइस बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि Fe2 पॉजिटिव ये विलयन में आया है और यहाँ से जब यहाँ पर सतह पर OH नेगेटिव आयन है तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, संयोग करेंगे और इस प्रकार से बच्चों आपका FeOH का होल ट्वाइस बनाता है। आगे चल करके यही जो है फिर से ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में बच्चों आपका जंग, यानी यहाँ पे देख सकते हैं Fe2O3 इंटू XH2O जंग का रूप ले लेते हैं। यही आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जंग कहलाता है। ये हो गया बच्चों जंग का सिद्धांत, जो कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम भी आपको यदि समझ में आएगा तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर एनोड का कार्य करता है, ये कैथोड का कार्य करता है। अब आप विद्युत रासायनिक सेल में पढ़े हैं कि एनोड ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर भी एनोड क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और एनोड उसी को कहेंगे जहां पर आपका ऑक्सीकरण क्रिया होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया है, Fe2 पॉजिटिव आयन विलयन में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचता है जहां पर अशुद्धियां हैं। यहाँ पर H2O और हाफ O2 से क्रिया करके OH नेगेटिव आयन बनाता है और फिर Fe2 पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन बच्चों FeOH का होल ट्वाइस बनाता है, जो नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका Fe2O3 इंटू XH2O का निर्माण करते हैं। यहाँ पर वाटर फिल्म मतलब पतली सतह है, ये चीज लो कंसंट्रेशन निम्न दाब है, ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा दाब ज्यादा, ये चीज बताया गया है। तो ये डायग्राम है, यदि आपको बनाना है तो बना सकते हैं। तो संक्षारण की क्रिया विधि आपको समझ में आ गई बच्चों कि शुद्ध लोहा एनोड का कार्य करता है, अशुद्ध लोहा कैथोड का कार्य करता है और जितने लंबे समय तक रहेगा उतनी लंबी ना मोटी परत बना लेगी उसके सतह पर और धीरे धीरे वो तो लोहा खत्म हो जाएगा। नहीं बोलते हैं गल गया लोहा, कभी कभी खेतों में जाओ है ना, 10-20 साल का पुराना लोहा मिलता है तो बोलते हैं गल गया लोहा। गल गया मतलब वो नष्ट हो गया और सीधा वो पृथ्वी का ही भाग है और मिट्टी में ही, बोलते हैं ना मिट्टी से बना मिट्टी में ही मिल गया। तो ये चीज होता है। अब ये संक्षारण किन पदार्थों में होगा, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, है ना। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक में धातु की प्रकृति भी निर्भर करेगा। जैसे आयरन है, सक्रिय है, उस पर संक्षारण की क्रिया ज्यादा होती है। तो संक्षारण किन पर होगा बच्चों, सबसे ज्यादा धातु की प्रकृति पर। किसी धातु की क्रियाशीलता ज्यादा है, यदि किसी धातु की क्रियाशीलता ज्यादा है, ज्यादा सक्रिय है, तो फिर वो कहीं ना कहीं ज्यादा संचरित होगा। ऐसे ही वायुमंडल की प्रकृति पर, यदि वायुमंडल में नमी नहीं है, वायुमंडल में गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका वहां पे संक्षारण की क्रिया रुक जाएगा। लेकिन वहीं पे वायुमंडल में आपका नमी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब क्या होते हैं कि संक्षारण की क्रिया को बढ़ाते हैं। जिसके उपस्थिति में संक्षारण की क्रिया होती है, यदि वो है तो संक्षारण की क्रिया बढ़ेगा।
कब पीएच मान, पीएच मान का मतलब होता है अम्लीय माध्यम, जैसे पीएच पर निर्भर करता है। यदि क्षारीय माध्यम में संक्षारण धीरे होता है, लेकिन अम्लीय माध्यम में संक्षारण की क्रिया तेजी से होती है। जैसे आपको बताया था बच्चों कि शुष्क सेल में NH4Cl होता है, अम्ल भरा रहता है, और वो अम्लीय होता है, वो जिंक को खत्म करता है, छिद्र कर देता है। इसके जगह आप QH का प्रयोग करने लग गए हैं, क्योंकि क्षारीय माध्यम में धातु कम संचरित होता है। धातु में अशुद्धियां, अशुद्धि का मतलब होता है कि धातु किस अशुद्धियों से मिलकर बना होता है। जैसे लोहा है, लोहे में और ऐसी अशुद्धियां हैं जो ज्यादा मात्रा में क्षरित हो रहे हैं, फिर उसका संक्षारण की क्रिया दर बढ़ जाती है। इसके कई अभी और भी प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति, यानी जो आपका यहाँ पे राड है, निक्षाण है, इसके चारों विद्युत अपघट्ट की प्रकृति कैसी है। यदि लवण है ना, और अम्ल है, ठीक है, तो इनमें यदि क्षार है तो इनमें सब में अलग अलग संक्षारण की क्रिया होती है। सबसे बढ़िया महत्वपूर्ण ये है कि धातु का सतह कैसे है। लोहा यदि खुरदुरा है, धातु की विकृत जिसे बोलते हैं, यदि वो खुरदुरा है तो वहां पर ज्यादा मात्रा में नमी भी होगा, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी रुकेगा, तो वहां पर संक्षारण की क्रिया तेजी से होगी। संक्षारण की क्रिया तेजी से होगी जहां पे आपका विकृत ज्यादा होगा। टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ है बच्चों, किसी सतह का बात करें तो यदि टेढ़ा मुड़ा हुआ तो फिर वहां पे संक्षारण की क्रिया तेजी से होती है। ठीक, तो 3-4 प्रभावित करने वाले कारक उससे भी आपसे बन जाएगा। पहला मैंने कहा धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति ऐसी है कि यदि कोई धातु जितना ज्यादा क्रियाशील है उसकी संक्षारण की दर उतनी ही अधिक होगा। वायुमंडल की प्रकृति, वायुमंडल में नमी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित होने पर क्रिया बढ़ जाती है। पीएच मान यदि अम्लीय है तो भाई साहब संक्षारण ज्यादा होता है, क्षारीय में कम होता है। धातु की अशुद्धियां बढ़ाने से संक्षारण बढ़ जाता है। ठीक है, और धातु की सतह भी बता दिया, धातु की प्रकृति। यदि धातु का सतह खुरदुरा या चिकना है तो खुरदरे में मान लीजिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा रुकता है, नमी भी ज़्यादा रुकता है, तो वहाँ पर संक्षारण की क्रिया तेजी से हो जाती है। अब संक्षारण के बचाव हैं, जैसे रोधिका रक्षण से या बलिदानी रक्षण से। रोधिका रक्षण का मतलब ये होता है कि धातु की सतह पर पेंट लगा दें, धातु के सतह पर हम ग्रीस लगा दें, तेल लगा दें, या विद्युत लेपन की सतह से किसी धातु का परत चढ़ा दें, तो आपका रोधिका रक्षण होता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप अपने घर के खिड़की में देख लेना। यदि राड लगा हुआ है, यानी लोहे का छड़ लगा हुआ है ना, तो उसके सतह पर पेंट या वार्निश कर दे। आजकल तो लोहे का गेट भी लगता है, आप अपने घर में देखना, लोहे का गेट रहेगा तो हर वर्ष उसमें पेंट या वार्निश कर देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नष्ट ना हो जाए, नहीं तो वो सीधा सीधा वो जंग में बदल जाएगा लोहा, और वो उसकी दायित्व तो खत्म हो जाती है। तो यही कहलाता है रोधिका रक्षण। रोधिका रक्षण मतलब डायरेक्ट आपका क्या होता है बच्चों कि पेंट या वार्निश ऊपर से लेप कर दें। लेकिन जो बलिदानी रक्षण का मतलब ये होता है, दूसरा बलिदानी रक्षण, जैसे मान लीजिए हमारा एक धातु है, ये मान लो ये धातु है, इसके ऊपर एक और धातु लगा दें। जब इसके ऊपर एक और धातु लगाएंगे तो पहले धातु जो ज्यादा क्रियाशील है वो नष्ट होगा, यानी ऊपर वाला नष्ट हो जाएगा, तो वो बलिदान कर देगा अपने ऊपर, है ना। यानी जो बलिदानी रक्षण है, इस विधि के माध्यम से अपन करते क्या है कि जो भी धातु होता है उससे ज्यादा क्रियाशील वाला धातु उसके चारों ओर लपेट देते हैं, यानी परत चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होगा, ज्यादा सक्रिय वाला पहले नष्ट होगा ना। जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर हम एक और ऐसा जिंक ही लगा दिए, ज्यादा सक्रिय, तो पहले जिंक का परत समाप्त होगा। तो इस विधि से धातु को संक्षारण से बचाने के लिए ऐसी धातु की परत चढ़ाई जाती है जो संक्षरित की जाने वाली धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। मतलब जो परत चढ़ाते हैं वो ज्यादा क्रियाशील है, तो जल्दी से नष्ट होगा, तो अंदर वाला बच जाएगा। ये हो जाता बच्चों बलिदानी रक्षण से। जंग विरोधी विलयन लगा करके, कि धातुओं की वस्तुओं को जंग लगाने से बचाने के लिए प्रबल क्षारीय फास्फेट या क्षारीय क्रोमेट विलयन पे डुबा दिया जाता है, और इसके ऊपर धातु के फास्फेट या क्रोमेट की पतली अभिलेप परत चढ़ा दी जाती है, जिससे यह परत लोहे में जंग लगने से बच जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, 2-3 विधियां हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लेना। मैं कोशिश यही करता हूं कि आप लोगों का विधिवत तैयारी हो। और बच्चों यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मेरा ले लीजिए, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।